नमस्ते। आज मेरे विवाह के 15 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन आज तक मैंने तुम्हें कभी कोई चिट्ठी ही नहीं लिखी। सदा तुम्हारे पास ही बनी रही। कितनी बातें कहती सुनती रही, लेकिन चिट्ठी लिखने लायक दूरी ही नहीं मिली। आज इस तीर्थ क्षेत्र में आई हूं और तुम हो कि ऑफिस के काम में लगे हुए हो। तुम्हारा संबंध कलकत्ते के साथ ठीक वैसा ही है जैसे घोंगे का संबंध शंख के साथ होता है। वो तुम्हारे तन मन से चिपक चुका है, इसीलिए तुमने छुट्टी की दरखास्त नहीं दी। विधाता की यही इच्छा थी, उन्होंने मेरी छुट्टी की दरखास्त को मंजूर कर ली। मैं तुम्हारे परिवार की मझली बहू हूं और आज इन 15 वर्षों बाद समुद्र के किनारे खड़े होकर मैं ये जान पाई हूं कि मेरा जगत और जगदीश्वर के साथ एक संबंध और है। और इसी बात को समझाने के लिए तुम्हें आज ये पत्र लिख रही हूं। इसे तुम केवल मछली बहू का ही पत्र मत समझना। तुम लोगों के साथ मेरा संबंध जिन लोगों ने मेरे भाग्य में लिखा था, उन्हें छोड़कर जिन्हें संभावना का पता नहीं था, उसी शैशव काल में मैं और मेरा भाई दोनों सन्निपात के ज्वर से पीड़ित हो गए। मेरा भाई तो मारा गया, लेकिन मैं बची रही। मोहल्ले की महिलाएं कहने लगी, मृणाल लड़की है ना, इसीलिए बच गई। अरे लड़का होती तो क्या बच सकती थी भला? बताना। यमराज भी चोरी की कला में बहुत निपुण है। उनकी नजर कीमती चीज पर ही पड़ती है और मेरे भाग्य में मौत नहीं है। और इसी बात को अच्छी तरह से समझाकर तुम्हें आज इस पत्र में लिखना चाहती हूँ। एक दिन जब तुम्हारे दूर के मामा अपने मित्र नीरद बाबू के साथ हमारे गांव में कन्या देखने आए, उस समय मेरी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। हटो हटो, मेरी बारी। जोर तेर चैया पंजुल सावल गद्दा। सुदूर दुर्गम गांव में मेरा घर था, जहां दिन में भी सियार बोलते थे। सात मील तक रेलगाड़ी से तय करने के बाद 3 मील का कच्चा रास्ता पालकी में बैठ करके तय करके ही हमारे गांव पहुंचा जा सकता था। उस दिन तुम लोगों को बड़ी हैरानी हुई। तुम्हारे माँ की केवल एक ही जिद थी कि बड़ी बहू के रूप की कमी को मझली बहू द्वारा पूरी की जाए। नहीं तो भला तुम लोग इतना कष्ट करके हमारे गांव में कन्या देखने क्यों आते? यकृत, उदरशूल, पीलिया और दुल्हन की खोज करने बंगाल प्रांत में आने की आवश्यकता नहीं होती। वो स्वयं ही चले आते हैं और छुड़ाए नहीं छूटते। पिता की छाती धक धक कर रही थी। माँ दुर्गा का नाम जपने लगी, जय माँ जय माँ। गांव का पुजारी क्या देकर देवता को संतुष्ट करे? बेटी के रूप का भरोसा था, लेकिन स्वयं बेटी को उसका मूल्य ही नहीं पता। देखने वाला जो उसको मूल्य दे जाए, वही उसका मूल्य हो जाता। और इसीलिए 1000 रूप गुण वाली होने पर भी लड़कियों के मन से यह आतंक कभी नहीं जाता था। सारे घर का, यही नहीं सारे मोहल्ले का ये आतंक मेरी छाती पर मानो पत्थर की तरह जमकर बैठ गया। आकाश का समस्त उजाला और संसार की समस्त शक्ति उस दिन मानो उस 12 वर्षीय ग्रामीण लड़की को 2 परीक्षकों की 2 जोड़ी नजरें कमर कस के चपरासीगिरी कर रही थी। उस दिन मुझे छुपने के लिए कहीं जगह नहीं मिली। आकाश को कपाती हुई करुण स्वर में शहनाई बज उठी।
लोगों के घर आ पहुंची। सभी महिलाओं को हिसाब लगाकर यह स्वीकार करना पड़ा कि जो कुछ भी हूं मैं सुंदरी जरूर हूं। ये बात सुनकर तो मेरी बड़ी जेठानी का माथा ठनक गया, लेकिन मैं सोचती हूं कि मुझे रूप की जरूरत ही क्या है। रूप नामक वस्तु को यदि त्रिपुंडी पंडित ने गंगा मिट्टी से गढ़ा होता तो उसका कोई मूल्य होता, लेकिन इसे तो विधाता ने अपने आनंद के लिए निर्मित किया है, इसीलिए उसकी हमारे धर्म के परिवार में कोई स्थान नहीं, कोई मूल्य ही नहीं है। मैं रूपवती हूं, इस बात को तुम लोगों को भूलने में ज्यादा दिन नहीं लगे, लेकिन मुझ में बुद्धि भी है, इस बात को तुम लोगों को पग पग पर याद दिलानी पड़ी। और मेरी बुद्धि इतनी प्रकृत है कि इतने 15 वर्षों तक तुम लोगों की गृहस्थी में रहने पर भी आज भी टिकी हुई है। मेरी माँ मेरी बुद्धि से बड़ी चिंतित रहती थी। नारी के लिए ये तो एक बला ही है, और यदि हम जैसी नारियां, आप ही लोग बताइए, हम जैसी नारियां अपनी बुद्धि से चलने लगे तो पग पग पर ठोकर खा खाकर सर तो फूटेगा ही। अब बताओ मैं क्या करूं? तुम लोगों की गृहस्थी के लिए बहू को जितनी बुद्धि की आवश्यकता थी, लापरवाही से विधाता ने मुझे कुछ ज्यादा ही बुद्धि दे डाली है। अब मैं लौटाऊं भी तो किसको? तुम लोग रात दिन मुझे पुरखिन कह कहकर बहुत गाली देते रहे। एक बात तुम लोगों की गृहस्थी से बिल्कुल बाहर है। मैं तुम लोगों से छिपा छिपा कर ना कविता लिखा करती थी। हाँ, वो कूड़ा करकट ही क्यों ना हो, लेकिन उस पर तुम लोगों की अंतःपुर की दीवार नहीं उठ सकी। वहीं पर मुझे मृत्यु आती थी, वहीं पर मैं रो पाती थी। मछली बहू होने के अलावा मेरे अंदर जो कुछ भी था उसको तुम लोग ने कभी पसंद ही नहीं किया, क्योंकि उसे तुम लोग ने कभी पहचाना ही नहीं। मैं कवि हूं, इस बात को तुम लोग 15 वर्षों में भी पकड़ नहीं पाए। गौशाला, मधुर स्मृतियों में जो हमारे मन में आज तक जगती रहती है वो है तुम लोगों की गौशाला। या आंगन के किनारे अंतापुर के नीचे तुम लोगों की गाय बंधी होती थी। आ आ आ आ भूखी है ना, आ आ आ आ आंगन के सामने की जगह छोड़कर उन्हें खेलने डुलने के लिए और कोई स्थान नहीं था। आ आ आ आ आंगन के किनारे एक काठ की नांद थी और भूखी गाय उस काठ के नांद के किनारे को किनारों को चबा चबा कर चाट चाट कर खुरच देती। खा, भूखी है ना, ले ले आ, ले ले। मैं गवई बाव की बेटी, जब से तुम लोगों के यहाँ ब्याह होकर आई हूँ तब से इन 2 गायों और ये 3 बछड़े ये जैसे मुझे चिर परिचित आत्मीय जैसे जान पड़े। जब तक तुम लोगों के घर में रही, बहू बनकर रही और अपनी थाली का बचा खुचा उनको खिलाती रही। जब मैं बड़ी हुई तब मेरी गौओं के प्रति इस ममता को देखकर लोगों ने तो मेरे गोत्र पर संदेह करना शुरू कर दिया। मेरी बेटी जन्मते ही मर गई। जाते समय साथ चलने के लिए उसने मुझे भी पुकारा था। आज वो बची होती तो जो कुछ भी सत्य है, जो कुछ भी महान है, मुझे वो सब ला देती और मैं मछली बहू से मां बन जाती। मछली बहू से मां बन जाती। गृहस्थी की मां तो विश्व भर की मां होती है। मुझे मां होने की वेदना ही मिली, ममत्व से मुक्ति नहीं मिली। मुझे याद है वो अंग्रेज डॉक्टर जब आया था ना हमारे घर के भीतरी भाग में, वो देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ था और जच्चा घर देखकर तो उसने डांट फटकार भी लगाई थी। एशोप की ऐतो नोंगड़ा, अंदर में तो तुम लोग का छोटा सा बाग है जिसकी सज्जा में कोई कमी नहीं, लेकिन भीतरी भाग मानो पश्मीने काम की उल्टी परत हो। वहां ना लज्जा है ना सज्जा।
हवा वहां चोर की भांति प्रवेश करती है, उजाला वहां टिमटिमाता रहता है, और जमीन पर से कूड़ा करकट तो हटने का नाम नहीं लेता, और दीवारों पर कालीमा विराजमान रहती है। उस दिन उस डॉक्टर ने एक भूल की थी। उसको लगा था कि हम लोगों को ऐसे रहने में बड़ा दुख होता होगा, बड़ी परेशानी होती होगी, लेकिन बात बिल्कुल उल्टी है। अपमान नाम की चीज ना राख की तरह होती है, वो अंदर ही अंदर ताप को बनाए रखती है और ऊपर से कभी प्रकट नहीं होने देती। तुम चाहे मुझे जैसे भी रखते रहे, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं, कभी कोई शिकायत ही नहीं रही। जच्चा घर में जब मौत मेरे सर पर मंडरा रही थी, तब मुझे मौत से डर नहीं लगा, और उस दिन यदि यमराज मुझे घसीटने लगते तो मैं ठीक उसी तरह खिंच जाती जैसे पोली जमीन से घास समेत खिंच जाती। तुम्हें तो पता है ना, हम महिलाएं तो हमेशा मरने के लिए तैयार रहती हैं, लेकिन इसमें कौन सी बहादुरी है? हम लोग तो इतनी आसानी से मर सकते हैं कि मरते लज्जा आती है। मेरी बेटी संध्या तारा की तरह क्षण भर के लिए उदित होकर अस्त हो गई। मैं फिर से अपने दैनिक कामों में और गाय बछड़ों में लग गई। चाय पियेंगे आप लोग? मैं बनाने जा रही हूँ। पियेंगे तो बताइएगा। और आखिर तक हमारा जीवन जैसे तैसे कट जाता यदि उस दिन वो घटना नहीं हुई होती तो, और आज तुम्हें ये पत्र लिखने की आवश्यकता भी नहीं होती। कभी कभी हवा का झोंका एक मामूली सा बीज उड़ाकर ले आता है और पीपल के पक्के दालान में वो फूट पड़ता है। मेरी पक्की गृहस्थी में भी एक कण ना जाने कहां से उड़कर आ पड़ा और तभी से दरार पड़ने लगी। बिंदु, तुम्हें याद है ना? हाँ वही, उसे कैसे भूल सकते हो? बड़ी जिठानी की छोटी बहन बिंदु। हाँ, उसी की बात बता रही हूं। पिता को तो पहले भी खो चुकी थी, और जब विधवा मां की मृत्यु हुई तो उसके चचेरे भाइयों ने उसे बड़ा तंग करना शुरू कर दिया। बड़ी जिठानी ने अपनी संवेदना के कारण इस छोटी बहन को इस घर में ले आई थी। उसे देखकर तुम लोगों ने कहा, ये कहां की आफत आ गई। अरे आग लगे ऐसे स्वभाव को, मैं करती भी क्या? उस निराश्रिता लड़की बिंदु के लिए मेरा मन मानो कमर कस कर खड़ा हो गया था। अब आप लोग ही बताइए, पराई लड़की के लिए पराए घर में आश्रय लेना कितना बड़ा अपमान है, और यदि इस आश्रय को विवश होकर स्वीकार करना पड़े तो क्या उसे कोने में ढकेल दिया जाता है? बड़ी जिठानी की इस बात को देखकर ना मुझे बहुत दुख होता था। अपनी गहरी संवेदना के कारण तो उसे लाई थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसमें उनके पति की इच्छा नहीं है तो ऐसे जताना शुरू किया जैसे बिंदु कोई आफत हो और वो जाए तो जान बचे। उनमें इतना साहस नहीं था कि उसको गहरी संवेदना से, अपने स्नेह से इस बहन को इस घर में रख सके। वो पतिव्रता थी। बड़ी जेठानी का ये स्वभाव ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बिंदु के ऐसे रहने की ऐसी रद्दी व्यवस्था करके रखी थी, और तो और उन्होंने दासियों जैसे ऐसे काम सौंप दिए थे कि उसे देखकर दुख नहीं लज्जा भी होती थी। और तुम्हें तो पता है ना, मैं हमेशा यही प्रमाणित करने में लगी रहती थी कि बिंदु हमें बड़े सस्ते दामों में एक दासी जैसी मिल गई। देखो बिंदु, आ बिंदु, इधर आ, इधर आ, बैठ।
बिंदु कैसे डरती डरती यहाँ पे बैठी थी। मानो उसकी देह मुझसे छू जाएगी तो मैं सह नहीं कर पाऊंगी, मानो उसे जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। इसलिए उसकी नजर छुपा के, नजर गिरा के हमेशा चलती थी। देखो, उसके पिता के घर में उसके भाइयों ने उसके लिए कोना भी नहीं छोड़ा था जहां वो फालतू चीज की तरह पड़ी रह सके। और आप लोग, हम लोग के फालतू चीजों को घर में कोने में रख के भूल जाते हैं ना, लेकिन एक तो लड़की ऊपर से अनावश्यक, उसे भूलना भी कठिन था और उसके लिए घूरे पर भी कोई जगह नहीं थी। बिंदु जब हमारे कमरे में बैठी तो डरी हुई बैठी। उसको देखकर मेरा मन बहुत दुखी हो गया। बिंदु, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तू यही रहेगी, मेरे पास ही रहेगी, तू चिंता मत कर। लेकिन आखिर मेरा कमरा तो मेरा था नहीं। 2-4 दिन बाद काम आसान नहीं हुआ। न जाने बिंदु के शरीर में कहां से लाल लाल दाग निकल आए। मैंने सोचा अमौरी होगी, लेकिन तुमने कहा शीतला। क्यों नहीं, वो बिंदु थी ना। और तुम्हारे गांव का वो बूढ़ा अनाड़ी डॉक्टर आके कहा, देखे देखे बेटा, जरा हाथ आगे करना। हाँ, 2-4 दिन तक देखे बिना तो कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, लाल लाल दाग जरूर है, पर 2-4 दिन देखना तो पड़ेगा। 2-4 दिन तक का धीरज किसके पास था। मैंने कहा, चल बिंदु, तू मेरे कमरे में ही रहेगी। हाँ, देखे तुझे कौन लेकर जाता है। इस पर तो तुम लोग इतना क्रोधित हो गए, और तो और मेरी बड़ी जेठानी ने तो उसको अस्पताल जाने का प्रस्ताव भी रख दिया। और इसी बीच उसके शरीर से वो लाल लाल दाग बिल्कुल गायब हो गए। और इस पर तुम लोग को और क्रोधित हो गए और व्यग्र हो गए। क्यों? क्योंकि वो बिंदु थी ना। जब मैं अपने बालों को संवारती थी ना, तो उसी समय कभी भी बिंदु मेरे कमरे में आ जाती, बोलती, जी आपका ये रूप मैं और कोई नहीं देख सकता, खाली मैं देख सकती हूँ। मेरे बालों में हाथ फेर कर उसे बड़ा आनंद आता। अरे पगली, इतने दिनों से कोई ऐसी बात ही नहीं हुई थी जहां मुझे अपने रूप की याद आती। बिंदु मेरे रूप में, मेरे स्नेह में बिल्कुल पागल हो चुकी थी। उसके स्नेह ने मुझे अधीर कर दिया था। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं उसको कभी कभी गुस्सा कर देती थी, कभी कभी अपना क्रोध जता देती थी, लेकिन उसके स्नेह ने मेरा एक नया परिचय दिला दिया जिसे मैंने खुद कभी नहीं देखा था, और वही मेरा सच्चा परिचय है। एक बात मुझे सोचकर बड़ा आश्चर्य होता है कि तुम लोगों ने बिंदु को जबरदस्ती इस घर से विदा क्यों नहीं कर दिया। हाँ, मैं मानती हूँ कि तुम लोग मुझसे डरते थे। मेरे अंदर बुद्धि जो थी, और इस बुद्धि की ठिकाना किए बिना तुम लोगों को तो यकीन नहीं होता था। जब तुम लोग अपने दम से उसका ब्याह करने में असमर्थ हो गए, तब तुम लोगों ने प्रजापति भगवान की शरण ली। बिंदु का वर ठीक हुआ, बड़ी जीजी को निश्चिंत हो गई। जय माँ काली। माँ काली ने वंश की लाज रख ली। बिंदु का वर कैसा था ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन तुम लोगों से सुना अवश्य था कि वर पक्ष का सब कुछ अच्छा है। आप लोग भी निश्चिंत हो गए होंगे ना, सब अच्छा है, यही हमने सुना। बिंदु का ब्याह, बिंदु बिंदु तेरा ब्याह ठीक हो गया। जी मेरा ब्याह क्यों कर रही हो भला? बिंदु तू डर मत, मैंने सुना है तेरा वर अच्छा है। जी अगर मेरा वर अच्छा है तो मुझ में ऐसा क्या अच्छा है जो उसे पसंद आ सके? जिस दिन उसके वर पक्ष वाले देखने आने वाले थे, उस दिन वो नहीं आए। इस पर मेरी बड़ी जेठानी थोड़ी निश्चिंत हो गई, लेकिन बिंदु तो रात दिन रोए जा रही थी, चुप होने का नाम ही नहीं लेती। इस अभागिन को क्या दुख है वो तो मैं जानती थी, लेकिन मैं उसका ब्याह किस साहस से रोकती? आप ही लोग बताइए, क्या मेरे में इतना बल था जो बिंदु का ब्याह रोक पाती? मैं कुछ नहीं कर पाई, और मैं अगर मर जाती तो उसकी क्या दशा होती? एक तो लड़की, ऊपर से काली, और जिस घर में जा रही है वहां उसकी क्या दशा होगी, ये सोचकर भी मेरे प्राण कांप उठते।
आज कौन सी तारीख है? कौन सी तारीख है बताइए? 9 तारीख। हाँ, 14 को तो बिंदु का ब्याह है। एक दिन पहले बिंदु आके बोली, जी क्या इस बीच मुझे मौत नहीं आ सकती? बिंदु, मैंने उसे धमका तो दिया, लेकिन आप सब मेरी मनस्थिति समझ गए होंगे ना। यदि बिंदु को किसी स्वाभाविक ढंग से मौत आ जाती तो मुझसे ज्यादा निश्चिंत और कोई नहीं होता, और आप सब भी निश्चिंत हो जाते। ब्याह के ठीक पहले वो जीजी के कमरे में गई और बोली, जीजी मैं गौशाला में पड़ी रहूंगी, आपके पैरों के नीचे पड़ी रहूंगी, मेरा ब्याह मत करो, मुझे इस तरह मत ढकेलो, जीजी मुझे इस तरह मत ढकेलो। लेकिन बिंदु का ब्याह तो होना ही था, जो जैसे हो वो हो। लेकिन मेरा मन था कि बिंदु का ब्याह मेरे इस घर से हो, लेकिन तुम लोगों ने कहा नहीं, वर पक्ष की कुल की यही नीति है कि उनके घर से होगा। मैं समझ गई, यदि बिंदु के ब्याह में तुम लोग का कुछ खर्च हो जाए तो तुम्हारे कुल देवता ये सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं चुप रही। लेकिन तुम लोग को बिना बताए ना मैंने एक काम किया था, मैंने अपने थोड़े से गहने देकर बिंदु का श्रृंगार कर दिया था। सोचा था बड़ी जेठानी के नजर में तो बात पड़ ही जाएगी, लेकिन उन्होंने तो देखकर भी अनदेखा कर दिया। दुहाई है ऐसे धर्म की, तुम जीजी पर क्रोधित मत होना। बिंदु दुल्हन बन के कितनी खूबसूरत लग रही थी। बिंदु लाल बनारसी, लाल दुपट्टा, बड़ी बिंदी, कितनी खूबसूरत लग रही। जी आज से तुमने मुझे त्याग कर दिया क्या? नहीं बिंदु, प्राण रहते तुझे हम त्याग नहीं कर सकते, तुझे कभी नहीं त्याग कर सकते। बिंदु विदा हो गई, चली गई। मैं फिर से अकेली हो गई। ब्याह के 3 दिन हो गए थे, याद है ना? और तुम्हारे ताल्लुके के आसामियों ने वो एक भेड़ दिया था तुम्हें खाने के लिए, उसको मैंने कोयले की कोठरी में नीचे बांध आई थी, रोज सुबह शाम जाकर दाना वाना खिलाती थी। एक दिन नौकरों पे छोड़ा था हमने, देखा कि नौकरों को उस भेड़ को खाने का झुकाव ज्यादा था, बल्कि भेड़ को दाना खिलाते। उस दिन सुबह में भेड़ को दाना खिलाने गई, देखा बिंदु कोने में गुड़मुड़ होकर बैठी हुई है। बिंदु का पति पागल था। बिंदु तू सच कह रही है? बिंदु तू सच कह रही है? जीजी मेरा पति पागल है, मैं आपको इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। जीजी मेरे ससुर के इस ब्याह में कोई सम्मति नहीं थी, लेकिन मेरे ससुर मेरी सास से यमराज की तरह डरते हैं, और ब्याह के पहले ही काशी चले गए। और इस बीच मेरी सास ने धोखे से अपने पागल वर के साथ मेरा ब्याह कर दिया। जीजी मैं कोयले की ढेर पर ही बैठ गई। क्या स्त्री को स्त्री पर दया नहीं आती? बिंदु की सास कह रही थी कि मेरा बेटा पागल है तो क्या हुआ, है तो पुरुष। मैं आप लोग को एक बात कहती हूँ, बिंदु का पति ना देखने में पागल नहीं लगता था, लेकिन जब उसे पागलपन का दौरा पड़ता तो उसे कमरे में बंद करके रखना पड़ता था। ब्याह के दिन भी वो शांत ही था, लेकिन
दूसरे दिन जब बिंदु पीतल की थाली में दोपहर में भात खाने बैठी तो उसका पति आया और कहने लगा, तू सोने की थाली में भात खाने बैठी है, और भात समेत थाली ली और आंगन में फेंक दिया। क्यों अपने को रानी रासमणी समझती है? हा? तेरा मुंह नोच लूंगा। बिंदु तो डर के मारे बिल्कुल पत्थर हो गई थी। बिंदु का पति और ऐसा। तभी उसकी सास की आवाज आई, क्यों बहू ऐसे ही बैठी रहेगी क्या? जा अपने पति के कमरे में जा। जी माँ जी, जी माँ जी। बिंदु की सास को भी जब क्रोध आता था ना तो वो होश में नहीं रहती थी, वो भी आधी पागल ही थी, इसलिए ज्यादा खतरनाक थी। बिंदु, जी माँ जी माँ जी। कहाँ रह गई? आ जल्दी कमरे में। जी। ब्याह के तीसरी रात उसका पति का दिमाग शांत ही था। जब आधी रात को वो सो गया तो किस साहस से वो निकलकर इस घर में आई, इसका विवरण इस पत्र में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चल बिंदु, तू जैसे मेरे कमरे में रहती थी ना वैसे ही रहेगी। देखे तुझे कौन लेकर जाता है। चल मेरे साथ तू चल, वैसे ही रहेगी, तू डर मत। चल। इस पर तुम लोग कहने लगे बिंदु झूठ बोल रही है। मैंने कहा नहीं, बिंदु झूठ नहीं कह सकती, वो झूठ नहीं बोल सकती। इस पर तुम लोग बोले, मुझे कैसे मालूम, तुम्हें कैसे मालूम वो झूठ नहीं बोल सकती? मैं जानती हूँ, मैं उसको अच्छी तरह जानती हूँ, बिंदु झूठ नहीं बोल सकती। अगर उसके ससुराल वालों ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी तो आफत में पड़ जाएंगे। क्यों अदालत ये नहीं मानेंगे क्या कि बिंदु का ब्याह धोखे से एक पागल वर्ग के साथ कर दिया गया है? तो क्या वकील के घर तक जाओगी? इस प्रश्न का तो मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। मैं क्या करती, इसलिए मैं चुप रही। चुप रहना पड़ा मुझे। लेकिन मैं अच्छी तरह समझ गई थी कि बिंदु मर भले ही जाए अपने ससुराल में, वो अब इस घर में लौटकर कभी नहीं आएगी। बिंदु, मेरा भाई शरद, तुम्हें याद है ना? हाँ, वही जो कलकत्ते में पढ़ता था। अरे उसको तो वॉलंटरी का इतना शौक था कि एफए की परीक्षा में 2-2 बार फेल होने पर भी उसके उत्साह में कोई कमी नहीं आई थी। अरे जब प्लेग हुआ तब चूहों को मारना, और जब दामोदर नदी में बाढ़ आई तो लोगों की मदद करना, हमेशा तैयार रहता था। मैं बोली, शरद सुनना, ये खा ले। सुनना, बिंदु को कुछ तो खबर लानी ही पड़ेगी। ससुराल गए हुए कितने दिन हो गए। हाँ, उसके वो चिट्ठी लिख तो सकती है, लेकिन उसकी चिट्ठी अगर मुझ तक नहीं पहुंचे तो बिंदु के कुछ तो खबर लेकर आ।
शरद को मैं इस काम के बजाय अगर ये बोलती कि बिंदु के पागल वर का सर फोड़ दे या बिंदु को भगा कर ले आए तो उसे ज्यादा खुशी होती। मैं और बिंदु कमरे में मैं और भाई बंदे में बिंदु के बारे में बात कर ही रहे थे कि उस समय तुम आए। अब क्या बखेड़ा खड़ा कर रही हो? वही जो ब्याह के बाद से करती आई हूं। जब से तुम्हारे परिवार में ब्याह होकर आई हूं तब से नहीं, वो तो मेरे कीर्ति की बात है। तुम लोगों ने कहा फिर कि बिंदु को फिर कहीं छुपा कर रखा है क्या? बिंदु को यदि ला पाती तो मैं जरूर छुपा कर रखती, लेकिन बिंदु अब नहीं आएगी। उससे डरने की अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं। शरद तू खा। शरद का आना जाना ना आप लोग को बताऊं, इनको कभी पसंद नहीं था। मेरे ससुराल वाले उसका आना जाना पसंद ही नहीं करते थे। हाँ, मैं मानती हूँ कि हमारे भाई शरद पर कुछ राजनीतिक मामले थे और पुलिस की नजर भी थी। यदि पुलिस की नजर पड़ जाती तो तुम भी फंस जाते। और दिवाली के बाद से मैंने भाई का टीका कभी किया ही नहीं था। भाई दूज में शरद का टीका किसी आदमी से उसको भिजवा देती थी। उस दिन जब तुम्हारी काकी तीर्थ करने के लिए हमारे यहाँ ठहरी, मैंने कहा मैं भी तीर्थ करने जाऊंगी। अचानक मेरी भक्ति को देखकर तुम्हें जरा से भी आपत्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो अच्छे से पता था कि यदि कलकत्ता में आती तुम्हारे साथ तो बिंदु को लेकर मैं झगड़ा जरूर करती। बुधवार को जाना था और रविवार को ही सब चीज ठीक हो गया। मैंने शरद को बुलाया, कहा शरद सुन, इस बुधवार को पूरी जाने वाली गाड़ी में तुझे बिंदु को चढ़ाना ही पड़ेगा। शरद खुशी खुशी बोला, जीजी तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बिंदु को उस पूरी जाने वाली गाड़ी में बैठाकर उसके साथ जगन्नाथपुरी तक चला जाऊंगा। इस बहाने हमारे दर्शन भी हो जाएंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। शरद राजी हो गया। बिंदु हमारे साथ तीर्थ करने चली जाएगी। उस रात शरद फिर आया। उसका चेहरा देखकर मेरा दिल बैठ गया कि उसे राजी नहीं कर पाए क्या शरद? नहीं जीजी, ऐसी बात नहीं है। कोई रास्ता नहीं निकला क्या? शरद ने कुछ जवाब ही नहीं दिया और अंदर चला गया। बिंदु बिंदु ससुराल में कैसी होगी? बिंदु के ससुराल बड़े बड़े ताने देने लगे थे, पता नहीं कैसी होगी। जी मेरे आंसू ही सब कुछ बयां कर रहे हैं। मैं यहाँ और नहीं रह सकती। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसा परिवार मिलेगा। सास ससुर बहुत ताने देते हैं जी, और मेरा वो पागल पति, मुझे बहुत डर लगता है जी, मुझे बहुत डर लगता है। मैं आपके पास उड़कर आना चाहती हूँ जी, लेकिन किसी पक्षी पाक ने मेरे पंख काट दिए, मुझे अपने जाल में फंसा लिया है जी। मैं आपके पास नहीं आ सकती जी। मेरी पसंद, मेरी नापसंद कुछ भी मेरा अपना नहीं है जी। मैं इतना दब कर नहीं रह सकती, मैं नहीं रह जी। मैं क्यों अपने तरीके से नहीं जी सकती? क्यों जी? भोला
भोला रे कखन हरब दुख मोर रे कखन हरब दुख मोर कखन हरब दुख मोर। जी जी अब मैं और नहीं सह सकती जी जी। मेरी मौत में ही मेरी मुक्ति है जी जी। मेरे मौत में ही मेरी मुक्ति है जी जी। मेरे आंसू को कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं पढ़ता मेरे आंसू जी जी। जी 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 मुझे कोई प्यार नहीं करता जी जी। मुझे कोई प्यार नहीं करता जी जी जी। मैं बिल्कुल अकेली हूँ जी जी। मुझे अंधेरे से डर लगता है, मुझे अंधेरे से डर लगता है जी। सपनों से छोड़ दे, अपने पर काट दे। मुझे यहाँ आपके तरह मुझे कोई गले नहीं लगाता जी जी। मुझे 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 कोई आपकी तरह गले नहीं लगाता जी जी। मैं और नहीं सहन कर सकती जी जी, मैं और नहीं सहन कर सकती। मैं हार चुकी हूँ जी जी, मैं हार चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ जी जी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो जी जी, मुझे माफ। चलो छुट्टी हुई, बिंदु को मुक्ति मिल गई। गांव वाले कहने लगे
अरे आजकल तो लड़कियों को कपड़ों में आग जगाकर जलना एक फैशन हो गया है। और तुम लोगों ने कहा वाह वाह, नाटक अच्छा है। मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि फैशन और नाटक ये लड़कियों के कपड़ों में ही क्यों होता है, पुरुषों के कपड़ों में क्यों नहीं? ये सोचने की बात है ना। बताइए बताइए आप लोग। ऐसा ही था बिंदु का दुर्भाग्य। जितने दिन वो जीवित रही उसे यश की प्राप्ति नहीं हुई, न रूप का और न गुण का। जाते जाते भी उसने सबको नाराज ही कर दिया। अरे किसी नए ढंग से मरी होती तो लोग ताली बजाकर उसका स्वागत करते, मृत्यु का आनंद लेते, लेकिन उसने तो जाते जाते भी हम सबको नाराज करके ही चली गई। आज मैं इस तीर्थ करने आए इस कमरे में बैठी हूं और तुम्हें ये पत्र लिख रही हूं। बिंदु अब नहीं आएगी, लेकिन मुझे उसकी जरूरत है। लोग जिसे दुख कहते हैं वो मुझे तुम्हारे परिवार में कभी नहीं मिला। तुम्हारे परिवार में खाने पीने की कोई कष्ट नहीं रहा। तुम्हारे बड़े भाई का चरित्र जैसा भी हो, लेकिन तुम्हारे चरित्र में ऐसी कोई बुरी बात नहीं थी जिससे मैं विधाता को दोष दे सकूं। इसलिए तुम लोगों से मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मेरे पत्र लिखने का कारण ये नहीं है। मेरे पत्र लिखने का कारण ये है कि अब मैं माखन बड़ाल के उस 27 नंबर वाले घर में वापस लौटकर नहीं जाऊंगी। मैंने बिंदु को देख लिया है। नारी की क्या दशा होती है मैं ये समझ गई हूं। मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इन 15 वर्षों में मैं गृहस्थी में जिस आवरण से ढकी हुई थी, बिंदु की मौत ने उस आवरण को मुझसे अलग कर दिया, बिल्कुल हटा दिया। मैं मुक्त हो गई। मुझे अब तुम्हारी गली से कोई डर नहीं। मेरे सामने नीला समुद्र है और सर पर आषाढ़ के बादल। आप लोग को ये लग रहा होगा और तुम्हें भी लग रहा होगा कि मैं मरने जा रही हूं, लेकिन मैं ऐसा पुराना मजाक आप लोग के सामने कभी नहीं करूंगी। मैं जीवित रहना चाहती हूं। मैं बच गई। तुम लोगों के आश्रय से छूटी हुई मृणाल